1985 का साल एक इंसान को उसी की बनाई हुई करोड़ों की कंपनी से बेदखल कर दिया जाता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक आम इंसान शायद इस झटके से कभी उभर नहीं पाता, डिप्रेशन में चला जाता या खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ित मान लेता। बिल्कुल। लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया। उसने इस घटना को अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर की शुरुआत माना। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स थे। आज की इस डीप डाइव में हम उसी अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंसान की सोच, उसका माइंडसेट, उसके पूरे भविष्य का निर्माण करता है। आज की हमारी ये चर्चा कुछ बड़ा करना है तो इस तरह सोचना होगा नाम की एक बहुत ही शानदार ऑडियो बुक के अंशों पर आधारित है। ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि जब भी सफलता की बात आती है ना, तो दुनिया हमेशा उन चीज़ों को मापना चाहती है जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, डिग्रियां या फिर कोई पैदाइशी टैलेंट। हाँ, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये खोजना है कि मस्तिष्क को सफलता और विकास के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोबारा प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। मैं मानती हूँ कि टैलेंट सिर्फ एक कच्चा माल है, असली जादू तो माइंडसेट से ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। माइंडसेट को अगर एक बहुत ही आधुनिक उपमा से समझे तो ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बेहतरीन हार्डवेयर वाला फोन है। उसका कैमरा शानदार है, प्रोसेसर बहुत तेज है। इसे हम इंसान का टैलेंट या उसके संसाधन कह सकते हैं। लेकिन अगर उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना है या उसमें कोई खतरनाक वायरस आ गया है, तो क्या वो डिवाइस कभी अपनी पूरी क्षमता पर काम कर पाएगा? अरे, ये तकनीकी उपमा एकदम सटीक है। हार्डवेयर चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, एक करप्ट या पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्रैश कर ही देगा। मनोविज्ञान की दुनिया में वो वायरस इंसान के अंदर पलने वाले नकारात्मक विचार होते हैं। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी और पुरानी कहानी का जिक्र आता है हमारे सोर्स मटेरियल में, दो भेड़ियों की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत प्रभावशाली है ना? एक दादा अपने पोते को जिंदगी का सबक सिखाते हुए कहते हैं कि हर इंसान के अंदर हमेशा दो भेड़िए लड़ते रहते हैं। पहला भेड़िया डर, नेगेटिविटी, असुरक्षा और ईर्ष्या का प्रतीक है, और दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस और प्यार से भरा है। जब पोता पूछता है कि इस भयंकर लड़ाई में आखिर जीतता कौन है, तो दादा का जवाब बहुत ही सीधा होता है। वो कहते हैं, जीतता वही है जिसे सबसे ज्यादा खाना खिलाया जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं है। अगर हम इसे न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान के चश्मे से देखें तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को दर्शाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब? दिमाग के बदलने की क्षमता। हाँ बिल्कुल। विज्ञान में एक नियम है जिसे हेब्स लॉ कहते हैं। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो पॉजिटिव भेड़िए को खाना खिलाने का मतलब सिर्फ बैठकर अच्छा अच्छा सोचना नहीं है। तो फिर क्या है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने डर या ईर्ष्या वाले विचारों को अनदेखा करता है और साहस वाले विचारों पर ध्यान देता है, तो वो असल में अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को भौतिक रूप से मजबूत कर रहा होता है। अरे वाह, मतलब वो सच में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहा है। और स्टीव जॉब्स वाले उदाहरण में बिल्कुल यही हुआ था। एकदम सही। जॉब्स ने नेगेटिव भेड़िए को ये कहकर खाना खिलाना बंद कर दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा इस विचार में लगा दी कि अब मेरे पास कुछ नया करने की आज़ादी है, मैं फिर से एक शुरुआत कर सकता हूँ। इसी सोच की वजह से पिक्सार और नेक्स्ट जैसी क्रांतिकारी कंपनियों का जन्म हुआ और अंततः एप्पल को उन्हें वापस बुलाना ही पड़ा। स्टीव जॉब्स का उदाहरण हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में अवसरों को देखना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सर्वाइवल स्किल है। जब दिमाग चुनौतियों को खतरे की बजाय अवसर की तरह देखना सीख जाता है तो शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसका स्तर कम हो जाता है। और फिर दिमाग शांत हो जाता है। हाँ, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है, वो समस्याओं के समाधान खोजने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। तो अगर माइंडसेट एक लेंस है तो हमारे सोर्सेस के हिसाब से मुख्य रूप से ये लेंस दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। और ये दोनों दुनिया को बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिकोड करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये मानते हैं कि क्षमताएं और टैलेंट सीमित हैं, जो जन्म से तय होते हैं। और इसी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह की वजह से ऐसे लोग चुनौतियों से बहुत डरते हैं।
उन्हें लगता है कि अगर वो किसी नई चुनौती में फेल हो गए तो दुनिया के सामने उनकी अयोग्यता साबित हो जाएगी। ये उनके लिए एक तरह से जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। इसे समझने के लिए हम अर्जुन और समीर का उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ किसी स्कूल की ड्राइंग प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे एक बहुत ही हाई स्टेक्स प्रोफेशनल सिनेरियो में देखते हैं। मान लीजिए अर्जुन और समीर दोनों एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में काम करते हैं और दोनों ने एक इंटरनेशनल डिजाइन पिच में हिस्सा लिया। ठीक है। अब दोनों का ही डिजाइन रिजेक्ट हो गया। अर्जुन, जिसका फिक्स्ड माइंडसेट था, उसने उस रिजेक्शन को अपना लिया। उसने सोचा शायद मुझ में वो नेचुरल जीनियस है ही नहीं जो एक महान आर्किटेक्ट में होना चाहिए। आलोचना ने उसे डरा दिया और उसने कभी दोबारा किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत आम बात है कॉर्पोरेट दुनिया में। हाँ, और वहीं समीर, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला था, उसने माना कि इस हार का मतलब सिर्फ इतना है कि उसके डिजाइन में कुछ कमी थी। उसने विजेता टीम के डिजाइन का विश्लेषण किया, नई 3D मॉडलिंग स्किल्स सीखी और अगली बार एक और भी बड़ी पिच जीत ली। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर यही है कि इंसान असफलता को किस तरह से प्रोसेस करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है। वो सोचता है मैं एक फेलियर हूं। हाँ, वो खुद को ही दोष देने लगता है। बिल्कुल। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को महज एक घटना मानता है। वो सोचता है मैं इस बार फेल हुआ, लेकिन ये एक डेटा पॉइंट है जिससे मैं सीख सकता हूँ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। कर्नल सैंडर्स और उनके KFC का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। 65 साल की उम्र में एक छोटी सी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर वो निकले और उन्हें 1000 से अधिक बार रेस्टोरेंट से रिजेक्शन मिला। हाँ, 1009 बार। हाँ, तो बहुत से लोग कहेंगे कि 65 की उम्र में 1000 बार रिजेक्ट होना सच में प्रैक्टिकल है या ये सिर्फ सर्वाइवरशिप बायस है। मतलब क्या ये सिर्फ एक इकलौती सफलता की कहानी नहीं है जिसे हम बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये एक बहुत ही पैनी और शानदार चुनौती है। मैं मानती हूं कि बाहर से देखने पर यह सर्वाइवरशिप बायस लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की मानसिकता का विश्लेषण करें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। 1000 बार ना सुनना कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक घर्षण पैदा करता है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी। बिल्कुल। 65 की उम्र में जब शरीर थकने लगता है तब कर्नल सैंडर्स का दिमाग उन्हें नई ऊर्जा दे रहा था। उनका माइंडसेट उन्हें हर रिजेक्शन के साथ बता रहा था कि ये रेसिपी खराब नहीं है, बस मुझे सही बिजनेस पार्टनर नहीं मिला है। उन्होंने रिजेक्शन को खुद पर व्यक्तिगत हमला नहीं माना। मतलब रिजेक्शन को उन्होंने पर्सनली नहीं लिया। एकदम सही। और ये साबित करता है कि ग्रोथ माइंडसेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि ये दिमाग को बंद होने से रोकता है। यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत में समझना तो बहुत आसान है कि ग्रोथ माइंडसेट बेहतर है। हर कोई यही कहेगा कि मुझे ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में जब इंसान तनाव में होता है तो वो पुराने फिक्स्ड माइंडसेट के पैटर्न में वापस गिर ही जाता है। हाँ, ये इंसानी फितरत है। तो इस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करके नया माइंडसेट विकसित कैसे किया जाए? देखिए, माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन कर दिया। ये एक सचेत और लगातार किया जाने वाला प्रयास है। इसका सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली तरीका है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का उपयोग करके अपनी सेल्फ टॉक, यानी खुद से जो हम बातचीत करते हैं, उसे बदलना। बिल्कुल। अक्सर जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहली आवाज यही आती है कि ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, और यहीं पर बदलाव की जरूरत है। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ एक छोटे से शब्द से बदला जा सकता है, और वो है अभी नहीं, नॉट येट। मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। ये कितना शक्तिशाली बदलाव है। मैं आपको बताऊं, ये अभी नहीं की अवधारणा मनोविज्ञान में गेम चेंजर मानी जाती है। जब कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग का वो हिस्सा जो ऊर्जा बचाता है वो सक्रिय हो जाता है। दिमाग मान लेता है कि बस काम खत्म हो गया और समाधान खोजना बंद कर देता है। शट डाउन हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी नहीं कहते ही एक संज्ञानात्मक लूप खुला रहता है। दिमाग को ये संकेत मिलता है कि रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस और जानकारी, नए टूल्स या प्रैक्टिस की जरूरत है। और यहीं पर लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स, यानी सीखने पर आधारित लक्ष्य की बात आती है। इस विचार को मैं एक वीडियो गेम खेलने की उपमा से देखता हूँ। अरे वाह, ये तो दिलचस्प लग रहा है। हाँ, मान लीजिए जब कोई इंसान एक नया वीडियो गेम खेलना शुरू करता है तो उसका लक्ष्य सीधा आखिरी बॉस या जो अंतिम विलन होता है उसे हराना नहीं होता।
अगर वो ऐसा करेगा तो तुरंत हार जाएगा और फ्रस्ट्रेट होकर गेम ही छोड़ देगा। सही बात है। इसके बजाय खिलाड़ी का ध्यान छोटे छोटे मिशन पूरे करने पर होता है, ताकि उसके कैरेक्टर की स्किल्स बढ़ें, उसके पास बेहतर हथियार आएं। वास्तविक जीवन में भी माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ टॉप स्कोरर बनने या सीधा प्रमोशन पाने पर ध्यान देने के बजाय नए कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को अच्छे से समझने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये वीडियो गेम वाली उपमा बहुत ही सटीक है। गेम में इंसान फेल होने से या कैरेक्टर के मरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि ये कैरेक्टर को अपग्रेड करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो फिर से रिस्पॉन हो जाता है। बिल्कुल। वास्तविक जीवन में भी जब लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि सीखना होता है, तो आलोचना या फीडबैक एक व्यक्तिगत हमला नहीं लगता। वो एक टूल बन जाता है जिससे इंसान अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करता है। जैसे थॉमस एडिसन ने किया था, बल्ब बनाने के प्रयास में 10,000 बार फेल होने पर उनका नजरिया देखिए। उन्होंने दुनिया से ये नहीं कहा कि मैं 10,000 बार नाकाम रहा। उनका बयान था कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये फीडबैक को स्वीकारने का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, मतलब अपनी सेल्फ टॉक को रीफ्रेम करने का ये चरम स्तर है। और इसी बात को आज की कॉर्पोरेट दुनिया के संदर्भ में राहुल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जो हमारे सोर्स में भी है। राहुल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में बुरी तरह फेल हो गया, उसका फिक्स्ड माइंडसेट उसे अंदर से कह रहा था कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं हूं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से खराब रही हैं। ये तो हम सबके साथ होता है कभी ना कभी। हाँ, लेकिन उसने उस नेगेटिव भेड़िए को खाना देना वहीं रोक दिया। उसने हार मानने की बजाय खुद से एक सवाल पूछा कि मैं अगली बार बेहतर कैसे हो सकता हूं। उसने 6 महीने तक हर दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, मॉक इंटरव्यूज दिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी और अंततः एक उससे भी बेहतर कंपनी में अपनी जगह पक्की की। राहुल और एडिसन की कहानियां से स्पष्ट होता है कि माइंडसेट बदलना एक लाइफस्टाइल है। हर असफलता एक पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि वो अगले प्रयास के लिए एक सॉलिड प्लान बनाने का मौका है। अगर इंसान अपनी हर असफलता का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करता है, तो वो लगातार अपने लर्निंग ओरिएंटेड गोल की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक दिशा में मुड़ती है। वर्तमान में खुद से सकारात्मक बात करना या अभी नहीं कहना तो ठीक है, ये पहला कदम हो गया। लेकिन भविष्य के उन बड़े लक्ष्यों के लिए दिमाग को कैसे तैयार किया जाए जो अभी तक हासिल नहीं हुए हैं? यहीं विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की एंट्री होती है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिस पर दुनिया के सबसे सफल लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, बिजनेसमैन हों या कलाकार। इसका मतलब सिर्फ हवाई के लिए बनाना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना है, पूरी स्पष्टता, डिटेल और गहरी भावनाओं के साथ। इसके लिए हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिम कैरी का किस्सा बहुत लोकप्रिय है। संघर्ष के दिनों में जब उनकी जेब खाली थी और कोई उन्हें काम नहीं दे रहा था, तो उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा। $10 मिलियन? हाँ, अभिनय सेवाओं के लिए लिखकर उन्होंने उस चेक को अपनी जेब में रखा और सालों तक ये कल्पना की कि एक दिन उन्हें सच में किसी फिल्म के लिए इतना पैसा मिलेगा। और चमत्कार देखिए, 1994 में डम एंड डम्बर फिल्म के लिए उन्हें सच में ठीक $10 मिलियन ही मिले। ये सुनने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी न्यूरोसाइंस काम कर रही है। बिल्कुल, और यहाँ मैं एक बार फिर से इस विचार को चुनौती देना चाहूंगा। बताइए। क्योंकि बहुत से तर्कसंगत लोग ये सुनेंगे और कहेंगे कि क्या ये सिर्फ खुली आंखों से सपने देखने यानी डे ड्रीमिंग जैसा नहीं है? मतलब एक जगह सोफे पर बैठकर $10 मिलियन के बारे में सोचने से वो बैंक अकाउंट में तो प्रकट नहीं हो जाएंगे। ये वास्तव में एक्शन में कैसे बदलता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और विजुअलाइजेशन और डे ड्रीमिंग के बीच का वैज्ञानिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। डे ड्रीमिंग एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें इंसान बस एक काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है और कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन विजुअलाइजेशन एक सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास है। ये दिमाग के एक खास हिस्से, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, उसे प्रोग्राम करता है। थोड़ा इसे आसान भाषा में डिकोड करें। ये RAS आखिर क्या बवाल है? मैं बताती हूँ। RAS इंसान के दिमाग का वो हिस्सा है जो एक बाउंसर या फिल्टर की तरह काम करता है। हर सेकंड हमारे दिमाग पर लाखों सूचनाएं हमला करती हैं, लेकिन RAS तय करता है कि किस सूचना पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। अच्छा,
जब इंसान पूरे फोकस और भावनाओं के साथ अपने लक्ष्य को विजुलाइज करता है, ये देखते हुए कि वो लक्ष्य कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, तो वो असल में अपने RAS को निर्देश दे रहा होता है कि ये लक्ष्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अवचेतन मन वास्तविकता और बहुत ही स्पष्ट रूप से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। क्या बात है। हाँ, और एक बार जब RAS प्रोग्राम हो जाता है तो वो इंसान का ध्यान अपने आप उन अवसरों, लोगों और रास्तों की तरफ खींचने लगता है जो उस लक्ष्य तक ले जाते हैं। मतलब ये दिमाग में एक GPS सेट करने जैसा है। एक बार जब स्पष्ट डेस्टिनेशन डाल दी गई और उसे महसूस कर लिया गया, तो दिमाग का वो बाउंसर या फिल्टर सिर्फ उन्हीं रास्तों को दिखाएगा जो वहां जाते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। जिम कैरी ने सिर्फ चेक नहीं लिखा था, उस चेक और उस विजुअलाइजेशन ने उनके RAS को प्रोग्राम कर दिया, जिसने उन्हें हर दिन उस स्तर की मेहनत, नेटवर्किंग और एक्टिंग करने के लिए प्रेरित किया जो $10 मिलियन के लायक हो। विजन और एक्शन का ये कॉम्बिनेशन ही सफलता दिलाता है। खाली विजन एक भ्रम है और बिना विजन के एक्शन दिशाहीन है। बिल्कुल। और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। वो क्या है? हर रात सोने से ठीक पहले 5 से 10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विजुलाइज करें। सिर्फ तस्वीरें ना देखें, बल्कि उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस करें। ये इमोशन ही वो गोंद है जो उस विजन को अवचेतन मन के साथ जोड़ देता है। रात का समय ही क्यों? रात का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय इंसान का दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में जाने लगता है, जहां अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो विजुअलाइजेशन से मंजिल तय हो गई, दिमाग का GPS सेट हो गया, लेकिन क्या रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम, कोई गड्ढे या कोई गाड़ी खराब होने की स्थिति नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। रास्ते में आने वाली इन भयंकर रुकावटों का सामना कैसे किया जाए? इसके लिए जरूरत पड़ती है रेजिलियंस की, यानी बाउंस बैक करने की क्षमता और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड की। हाँ, रेजिलियंस वो मनोवैज्ञानिक ढाल है जो विजन को टूटकर बिखरने से बचाती है। क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना भारी सेटबैक के हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हम खेल जगत के सबसे महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की कहानी को देखें, तो दुनिया उनके हवा में उड़ते हुए विनिंग शॉट्स के बारे में जानती है, लेकिन जॉर्डन का अपना नजरिया उनके एक अलग ही आंकड़े पर रोशनी डालता है। जॉर्डन ने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए। बाप रे, 9,000? हाँ, लगभग 300 गेम हारे और 26 बार तो ऐसा हुआ कि टीम ने उन पर पूरा भरोसा करके उन्हें आखिरी सेकंड में विनिंग शॉट दिया और वो चूक गए। लेकिन क्या इतिहास उन्हें एक असफल खिलाड़ी के रूप में याद करता है? बिल्कुल नहीं। जॉर्डन खुद कहते हैं कि वे अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुए और ठीक इसी वजह से वे सफल हैं। मैं यहाँ एक एनालॉजी जोड़ना चाहूँगा। रेजिलियंस बिल्कुल इंसान के शरीर की मांसपेशियों की तरह है। मांसपेशियाँ तब तक मजबूत नहीं होती और उनका आकार नहीं बढ़ता जब तक उन्हें भारी वजन के खिलाफ टेस्ट ना किया जाए। जिम वाली एनालॉजी। हाँ, जिम में जब कोई भारी वजन उठाता है तो असल में उसकी मांसपेशियों के फाइबर टूटते हैं और जब शरीर उन फाइबर्स को रिपेयर करता है तो वो पहले से ज्यादा मजबूत और बड़े हो जाते हैं, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। असफलताएं भी वही भारी वजन है जो माइंडसेट के फाइबर्स को तोड़ती हैं ताकि वे रेजिलियंस के साथ और मजबूत हो सकें। मैं इस एनालॉजी से पूरी तरह सहमत हूँ। इसे हम मानसिक हाइपरट्रॉफी कह सकते हैं। अगर हम जॉर्डन के 9,000 मिस किए गए शॉट्स को न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें, तो हर मिस शॉट एक डेटा पॉइंट था। उनके दिमाग ने हर फेलियर से डेटा कलेक्ट किया कि हाथ का एंगल गलत था या जंप सही नहीं थी, और अगले प्रयास के लिए उसे सुधार लिया। ये फेलियर को एक लर्निंग लूप में बदलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। निष्कर्ष यही है कि सच्ची हार गिरना नहीं है, बल्कि दोबारा उठने से इनकार कर देना है। एक बहुत ही पावरफुल विचार है। जिस पल इंसान हार मान लेता है, उसी पल वो किसी और को जीतने का मौका दे देता है। नेवर गिव अप एटीट्यूड का ये सबसे बेहतरीन सार है। और इस एटीट्यूड को बनाए कैसे रखें? इसके लिए बड़े और डरावने लगने वाले लक्ष्यों को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट लेना चाहिए। जब कोई बहुत बड़ा पहाड़ देखता है तो चढ़ने से पहले ही मानसिक थकान महसूस होने लगती है, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ अगले एक कदम पर हो तो यात्रा न केवल संभव लगती है, बल्कि डोपामाइन हार्मोन इंसान को हर छोटे कदम के बाद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। और इस पूरी यात्रा में इंसान के आसपास का माहौल भी बहुत बड़ा किरदार निभाता है।
ड्वेन द रॉक जॉनसन या जेफ बेजोस जैसे लोगों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि लगातार एक्शन के साथ साथ सही लोगों के साथ रहना कितना जरूरी है। हाँ, मनोविज्ञान में अक्सर कहा जाता है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। बिल्कुल, अगर आसपास का माहौल सकारात्मक है तो रेजिलियंस बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। धैर्य और माहौल दोनों का मेल बहुत महत्वपूर्ण है। माइंडसेट को रीवायर करने की इस पूरी प्रक्रिया में परिणाम रातों रात नहीं मिलते, लेकिन जब सही माहौल में धैर्य के साथ इंसान एक नए नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करता है तो समय के साथ चमत्कारिक बदलाव आते हैं। तो अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो सब कुछ उसी एक बात पर वापस आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, वो स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम या वो लेंस जिससे दुनिया देखी जाती है। बिल्कुल, अगर वो लेंस साफ है और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड है तो हर रुकावट एक सीढ़ी नजर आती है। अंततः आपके विचार आपके एक्शंस को जन्म देते हैं, आपके एक्शंस आपकी आदतों को बनाते हैं और वे आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले आज की चर्चा से मिली सीख के आधार पर एक कदम आगे बढ़कर एक नया और गहरा विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने बात की कि इंसान का माइंडसेट उन 5 लोगों से आकार लेता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है और यही माइंडसेट रियलिटी बनाता है। हाँ, ये एक स्थापित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो सवाल ये है, आज के इस डिजिटल युग में क्या ये जरूरी है कि वे 5 लोग शारीरिक रूप से इंसान के आसपास ही मौजूद हों? क्या कोई व्यक्ति अपने सर्कल को वर्चुअली नहीं चुन सकता? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए किसी का भौतिक माहौल बहुत नकारात्मक है, घर या ऑफिस में कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर सिर्फ उन पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स या महान लेखकों और विचारकों को सुनता और पढ़ता है जिनका माइंडसेट पूरी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो क्या वो डिजिटल रूप से अपने लिए एक नया सर्कल बनाकर अपने आसपास के नकारात्मक माहौल के प्रभाव को खत्म करके पूरी तरह से अपनी नियति को दोबारा नहीं लिख सकता? मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है। अगर मस्तिष्क को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसे क्या इनपुट मिल रहा है, तो वो इनपुट कहाँ से आ रहा है, असल जिंदगी से या डिजिटल माध्यम से, शायद ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि उस इनपुट की गुणवत्ता मायने रखती है। डिजिटल दुनिया ने हमें अपने मेंटर्स खुद चुनने की आज़ादी दी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ज्ञान की असली ताकत तब है जब उसे अमल में लाया जाए। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी जिंदगी के ऑपरेटिंग सिस्टम में आज ही इंस्टॉल कीजिए। सोचने की अपनी इस असीमित ताकत को कभी कम मत आंकिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।